ठीक है, सबका आ गया क्या डी? किसी को नहीं आया तो बताओ, चेक कर लेता हूँ इधर, मेरे को डी दे रखना। The number of values of k for which the equation this has two distinct roots lying in the interval 0 से 1। फिर से सोच लेता हूँ, ये दो डिस्टिंक्ट रूट उसके बीच में रहना चाहिए। तो जल्दी से सोचते हैं ग्राफ कैसा होगा करके। ग्राफ रहेगा पिछले वाले जैसा, बस एक ही जगह की है इसमें। हम्म, 0 से 1 बोल रखे, -1 से क्या बोल रखे? 0 से 1, 0 से 1 तो हो ही नहीं सकता, या कुछ भी कर लो। एक बार k को पॉजिटिव रख करके सोचो। ठीक है, तो 1 था, -1 था, तो ये पॉजिटिव। तो या तो तुम्हारा ग्राफ ऐसे बन सकता है, या तो तुम्हारा ग्राफ ऐसे बन सकता है, या तो तुम्हारा ग्राफ ऐसे बन सकता है, या तो तुम्हारा ग्राफ ऐसे बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं कि एक को एक बार पॉजिटिव रख लिया, एक बार जीरो रख लिए। समझ रहे हैं? एक ही बार में सब पॉसिबिलिटी कर दी तो टू डिस्टिंक्ट रूट्स 0 और 1 के बीच में। एक ही बार क्रॉस कर रहे हैं ना वहाँ पे, तो एक ही बार क्रॉस कर सकता है एट मैक्स, तो नहीं हो सकता ऐसा कभी, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो के पॉजिटिव के नेगेटिव को अलग अलग ना बना करके एक बार इसे में बनाना सीख लेना। अगेन ये खुद के मतलब वो है इम्प्रोवाइजेशन से, तुम कितना सोच सकते हो वहाँ पे। जो आगे देखते हैं रोलर्स थ्योरम आता है। वहाँ तक तो पहुँचते पहुँचते क्लास खत्म हो। पहले रोलेस पढ़ लेते हैं, फिर एलएमवीटी पढ़ लेते हैं, बिकॉज एलएमवीटी थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है, रोलेस तो बहुत ही छोटा है। एलएमवीटी का एक स्पेशल केस है, उसको बोल सकते हैं। तो अदर वे राउंड भी पढ़ सकते थे, कोई इशू नहीं है। क्या पूछा जाता है, क्या है ये थ्योरम, और सब देखते हैं वो सब चीज़ें। ओके, यही पहले दिया हुआ है इनफैक्ट, रोलेस एंड मीन वाली थ्योरम। तो पहले रोलेस थ्योरम को देखते हैं। रोलेस थ्योरम ना तुम्हें ऐसा होना चाहिए इनफैक्ट कि यहाँ पे तुम्हें स्टेटमेंट पूरे रटे हुए होने चाहिए कि क्या क्या है रोलेस थ्योरम करके। ठीक है, ठीक है। तो पहले एकदम सरल शब्दों में बताया, फिर टेक्निकलिटी पे चलते हैं। सरल शब्दों में ये है कि अगर तुम्हारा फंक्शन इस तरीके का कुछ है कि कोई ए से बी के बीच में तुम देख रहे हो, तुम्हारा फंक्शन ए से बी के बीच में कॉन्टिन्यूअस है ना, कॉन्टिन्यूअस वाले वर्ड के साथ में तुम क्लोज्ड ब्रैकेट लगा रहे हो। एक कंडीशन ये होनी चाहिए, एंड एक कंडीशन ये होनी चाहिए कि एफ एक्स डिफरेंशिएबल है ना। एक तो कॉन्टिन्यूअस, एक डिफरेंशिएबल, एंड के साथ है ना, मतलब डिफरेंशिएबल भी होना ही चाहिए, बट डिफरेंशिएबल होना पूरा जरूरी नहीं है। डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल में होना है, एकदम रटो इस बात को ना, यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे ओपन। एंड एक तीसरी कंडीशन भी हो कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर है ना। अगर ऐसा है तभी इस थ्योरम को अप्लाई कर पाओगे। और ये थ्योरम क्या बोलता है, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं कि कंटिन्यूस तो है, डिफरेंशिएबल भी है ए से बी में, ए पे डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है,
ठीक है, मैं बताऊंगा इसका एग्जांपल पे डिफरेंशिएबल नहीं होना क्या मतलब है, और एफ ऑफ बी के बराबर है। तो पक्का कोई ऐसा पॉइंट होगा सी जिसपे एफ डैश सी जीरो होगा, कोई ऐसा पॉइंट होगा सी जहाँ पे एफ डैश सी जीरो होगा। बस इतनी सी बात है। तो ये तो काफ़ी नेचुरल बात है ही, इसको हम लोग पहले भी एक बार अपने क्लास में डिस्कस किए थे जैसे मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक, होगा ही ना, जब एक जगह से उठे हो और दूसरी जगह पे जा रहे हो जिसकी वैल्यू सेम है, तो कितने तरीके से जा सकते हो सोचेंगे हम। या तो सीधे ही चले जाएं, जब सीधे चल जाओगे तो कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, तो हाँ हर पॉइंट पे एक ऐसा पॉइंट मिल सकता है ना। देर इज एटलीस्ट वन पॉइंट बोलते हैं ना, याद रखना, एक कम से कम ऐसा पॉइंट होगा। ठीक है, और कितने तरीके से जा सकते हैं, इसी पॉइंट से इसी पॉइंट तक ऐसे करके जा सकते हैं, बट कंटिन्यूस होना चाहिए ना, बीच में डिसकंटिन्यूस मत कर देना। क्योंकि सोचो अगर डिसकंटिन्यूस कर दे रहे हो, इस पॉइंट और इस पॉइंट तक जा रहे हो, जिस पॉइंट पे जीरो आने वाला था स्लोप, उसी पॉइंट को तुमने नहीं इंक्लूड किया और डिसकंटिन्यूस है, तब रोलिस थ्योरम नॉट एप्लीकेबल है। ठीक है, देखो अब ये जो स्टेटमेंट जो इन्होंने एकदम ऐसा वर्ड में लिख रखा है ना, ठीक है, उसको मैं एक्चुअल बता रहा हूँ कि तुम्हें क्या याद रखना है उसका। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है, देन देयर इज एट लीस्ट वन रूट, ऐसा याद रखना। फॉर मतलब ऐसे इसका एप्लीकेशन ऐसे याद मत रखना, याद तो यही रखना जो ऊपर में लिख रखा है वो थ्योरम है, बट इसका एप्लीकेशन ये है दैट देयर इज एटलीस्ट वन रूट फॉर कोई भी इक्वेशन, फॉर इक्वेशन एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी, समझ रहे हो। तो वो क्या करेंगे, वो कुछ एक फिफ्थ डिग्री इक्वेशन दे देंगे लेटेस्ट से, इस टाइप का, बस सुनते जाओ ध्यान से, इस टाइप का कुछ एक इक्वेशन दे देंगे, और वो ऐसा इक्वेशन बना देंगे कुछ ऐसा टाइप का, जिसमें बोल देंगे कि ये इक्वेशन है इफ एफ ऑफ एक्स इतना है बोल देंगे, ठीक है ना, देन प्रूव दैट देर इज एटलीस्ट वन रूट, देर इज एटलीस्ट वन सोल्यूशन फॉर 5x4 प्लस 4x³ प्लस 12x² इक्वल टू जीरो। तो तुम पहले तो सोचोगे देर इज एटलीस्ट वन रूट, ऐसा कुछ वर्ड बोला हुआ है, तो देर इज एटलीस्ट वन रूट तो एफ डैश का आता है, तो क्या ये जो इक्वेशन दे रखा है वो इसका एफ डैश ही है, क्योंकि तुम्हें उस समय नहीं भी पता चल सकता ना, अभी तो मैंने डिफरेंशिएट किया तुम्हारे सामने तो तुम्हें पता चल रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन है ये। ठीक है, तुम्हें चेक करना है वो जो इक्वेशन दे रखी है क्या वो उसका डिफरेंशिएशन है। दूसरी बात, क्या जो ओरिजिनल फंक्शन था वो हमेशा कॉन्टिन्यूस था, तो येस पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूस तो था ही, और क्या वो जो जो एक इंटरवल बता रहा है वो कुछ बताएगा, हो सकता है -1 से 1 बोल देगा, कुछ ऐसा बोल देगा, क्या उसमें एफ ऑफ बी के बराबर है। ठीक है, मतलब ये इक्वेशन क्या है, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है ना। अब अदर वे अराउंड आता है, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है, कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, तो पक्का इसका एक रूट, एक बार ये तो जीरो होगा ही, एक रूट रहेगा इसका। मेरे हिसाब से समझ गए हो कि और एक्सप्लेन करूँ। इन सबको मत देखो, अभी इन सब पे आते हैं, पहले एक बार एग्जाम्पल देखो। देखो सीबीएसई में तुम्हें ये पूछा जाता है वेरीफाई करके, ठीक है, सीबीएसई प्रॉब्लम है, ऐसे पूछेंगे सीबीएसई में, जो मैं एप्लीकेशन बता रहा था तो जेई के हिसाब से है। वेरीफाई रोलेस थ्योरम, वेरीफाई क्या करना होता है, वेरीफाई तीन चीज़ें करनी होती हैं, एक कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, दूसरा डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तीसरा एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है कि नहीं। अगर ये है ना, ठीक है, तो तुम बोलोगे कि यस रोलेस थ्योरम इज एप्लीकेबल, रोलेस थ्योरम इज एप्लीकेबल। इतना बोल के रुक मत जाना, बट इतना बोल देने से यस हो तो गया, लेकिन तुम ये बताना है कि वो एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो करोगे ना जब, तो तुम्हें बताना है कि एफ जो है वो बिलोंग कर रहा है ए से बी के बीच में, ऐसे तुम्हें बताना होगा। ठीक है, यहाँ तक बताना होगा कि देखो
मैंने निकाल करके भी दिखा दिया कि कौन से पॉइंट पे उसका स्लोप 0 है और वो पॉइंट सच में ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, जैसे इस क्वेश्चन को देखो। तो मैं इसमें सबसे पहले बोलूँगा कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस और कॉन्टिन्यूस का प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो कॉन्टिन्यूस इंटू कॉन्टिन्यूस इंटू कॉन्टिन्यूस तो कॉन्टिन्यूस होगा। तो मैंने कॉन्टिन्यूस को प्रूफ कर दिया, बताने की जरूरत नहीं पड़ी, इसमें मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना नहीं पड़ा, ठीक है। डिफरेंशिएबल, तो मैं बोलूँगा डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल, ठीक है। और डिफरेंशिएबल का प्रोडक्ट है, तीनों डिफरेंशिएबल थे, ठीक है। तो डिफरेंशिएबल भी हो गया, ठीक है। तीसरा एफ ऑफ -3 चेक करेंगे। तो -3 करोगे तो ये 0 आ जाएगा, जब 0 करोगे तो ये 0 आ जाएगा, समझ रहे हो ना। तो एफ ऑफ -3 इक्वल टू एफ ऑफ 0 भी हो गया। तो मैं बोल दूंगा कि ये रोलेस थ्योरम इज एप्लीकेबल, ठीक है। फिर मैं बोलूँगा कि देखो मैं डिफ्रेंशिएट करके दिखा रहा हूँ, और जब इससे जो x निकलेगा वो पक्का -3 से 0 के बीच में रहेगा, तो डिफ्रेंशिएट करके दिखा देना। तो इस फंक्शन को मैं एक बार अंदर घुसा दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x है ना ये फंक्शन। तो फर्स्ट टर्म टेकन कांस्टेंट, सेकेंड टर्म का डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर -x/2 -1/2, ठीक है, प्लस सेकेंड टर्म टेकन कांस्टेंट, फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंशिएशन, तो वो आ जाएगा 2x प्लस 3, है ना। इसको जब 0 से इक्वेट करो, ये तो कभी 0 होगा नहीं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर नेवर 0, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की ग्राफ ऐसे होता है, बाय द वे सोच लो। ओ, जाने के लिए बोल दो तो पागल ही हो जाएगा सॉफ्टवेयर, हट जा यार प्लीज, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ, वहाँ पे मिटने से रहा। ये माइनस है ना, इसको राइट साइड भेज दे रहा हूँ मैं, क्या कर लूँ, राइट साइड भेज दिया, उसको इधर ले आया सोचिए। अगर गलत होगा तो बताना, चलो यार कर दिया। पूरा कर लेते हैं बच्चों को। यही आ रहा है क्या, -2 -3 आएगा, -2 +1 आएगा, -2 +3 आएगा, -2 +3 के लिए ये दोनों आ जाएगा, ठीक है। तो देखो एट -3 भी आ गया और 2 आ गया, दोनों ही, अरे 2 कैसे आ गया, आ सकते हैं, मतलब हमारा कंडीशन तो ये है ना कि मैंने कैसे किया? तो ये रूट्स तो -2 और 3 होंगे ना। अच्छा उल्टा ही कर दिया मैंने। अभी भी मैं गलत कर रहा हूँ क्या, फंक्शन सही लिखा है ना मैंने। हाँ सर, अब सही है। तो जो रूट्स हैं, अच्छा ये ऐसे रहेंगे, रूट्स ऐसे रहेंगे, ठीक है। तो कम से कम एक ऐसा पॉइंट है जो आएगा उसके बीच में, -3 के बीच में, ठीक है। तो बस ये बात प्रूफ करने की, भले ये नहीं बिलोंग कर रहा है तो क्या हो गया, हमारा थ्योरम ये है कि उसके बीच में कम से कम होना चाहिए करके। ऐसा तो नहीं उसके बाद ग्राफ ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा करके हम बोल रहे हैं, कि ग्राफ ऐसा हो सकता है, तो इसके बीच में रोलेस थ्योरम लगा सकते हैं अपन। उसके बाहर के बारे में कुछ कमेंट नहीं कर रहा है ये बात को ध्यान रखना। लॉजिकल बात है, ये थ्योरम जितने के लिए बनाई गई है उतने के, हाँ ये इतना लॉजिकल नहीं लगता ना कुछ स्टूडेंट लोग को, तो बहुत दोबारा मैं बोल रहा हूँ इसी बात को। मैथ्स में, खास करके मैथ्स में जो थ्योरम बनाई गई है उसमें जिस सेगमेंट के लिए वो बनाया गया है, उतने ही सेगमेंट के लिए वो बनाया गया है, उसको जनरलाइज मत करो, ठीक है। ये पढ़ाते समय मेरे टीचर ने मुझे बोला था, तो मैं तुम लोग को बोल दे रहा हूँ। बस हो गया, वेरीफाई हो गया। सीबीएसई में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, सब में चेक करना और सब में वो सी बताना, ठीक है। हमने एक्स की जगह पे सी डाला नहीं,
ये सी क्या है, कुछ सोच रहे हैं, ए से बी के बीच में कोई एक पॉइंट सी रहेगा, तो सी डाला नहीं हमने, बस एक्स एक्स के नाम से निकाल दिया और बोल दिया कि हाँ एक्स बिलोंग तो कर रहे हैं करके। ठीक है, अब एलिमिनेटिव पे आते हैं। ऑल्दो टॉपिक्स बहुत बड़े हैं, मालूम है तुम्हें, मतलब मैं जितना कम टाइम में इसको दे रहा हूँ सही बात नहीं है, इसमें और ज़्यादा टाइम होना चाहिए इसको। देखो, लैग्रांजे मीन वाली थ्योरम ये बोलता है, ये उसका सुपर सेट है बस। पहले बात तो कंटिन्यूस होना चाहिए, कंटिन्यूस क्लोज्ड में है ना, ऐसे रख लो, सी से कंटिन्यूस, सी से क्लोज, कोई बात नहीं। ये डिफरेंशियबल कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, ओपन में डिफरेंशियबल होना चाहिए। नहीं यार, बहुत समय से पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी थोड़ा थक गया हूँ। प्लस ये चैप्टर ये पोर्शन ऐसा है जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे वाले कराने होंगे, बहुत सारे ही। प्लस कभी कभी ऐसा होता है बहुत प्रैक्टिस करने के बाद भी इसके क्वेश्चन नहीं बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। मैं बताऊंगा क्यों, तुम क्वेश्चन देखोगे तो समझोगे कि ऐसा स्ट्राइक करना जरूरी नहीं है जल्दी, प्रैक्टिस से आता है वो। और एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ टू के बी के बराबर नहीं हुआ ना, तब ये एप्लीकेबल होता है ये थ्योरम। ये चेंज है देखो, ठीक है। एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर नहीं है तो क्या बोलेगा, कोई भी एक पॉइंट है, कोई भी दूसरा पॉइंट है एफ ऑफ बी, ए बी, कहीं पे एफ ऑफ ए है, कहीं पे एफ ऑफ बी है, और यहाँ के बीच में कंटिन्यूस तो है ये, समझ रहे हो ना, कंटिन्यूस है। तो कैसे पहुंच सकते हो यहाँ से वहां तक, या तो इस तरीके से पहुंच सकते हो, या तो बहुत सारे और तरीके हैं, ठीक है। बट एक तरीका तो ये है। तो कोई ना, तो जिस जिस तुम इसको सीधे जोड़ोगे अगर, हैड इट बीन स्ट्रेट अवे जॉइंट, तो कोई तो स्लोप होता है इसका, और ये स्लोप क्या होता, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, समझ रहे हो, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो ये स्लोप के जितना एक और पॉइंट में बनेगा ही, ऐसा बोलता है थ्योरम। देयर मस्ट एग्जिस्ट अ पॉइंट सी, देयर मस्ट एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिटवीन ए एंड बी सच दैट स्लोप ये वाला इक्वल टू स्लोप एट दैट पॉइंट। अब ये भी काफी नेचुरल बात नहीं है क्या है, ये भी काफी नेचुरल बात है। अब तुम सोच करके बताओ कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इसका स्पेशल केस है वो रोलिस थ्योरम। उसमें स्लोप जीरो रहता है क्योंकि बस उसमें स्लोप जीरो रहता है, वो सिर्फ जीरो वाले स्लोप के बारे में बात करता है वो, ठीक है। जब उसमें जीरो स्लोप डाल दोगे तो एफ डैश सी जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो एफ डैश, हाँ एग्जैक्टली सेम बात है, ठीक है। बस इतना ही करना है। अगेन ये ए से बी के बारे में ही बता रहा है और बाकी जगह के बारे में नहीं बता रहा, ठीक है। कम से कम एक पॉइंट ऐसा रहेगा सी, एक से ज्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं, देख रहे हो, देयर कुड बी मल्टीपल पॉइंट, बट ये है ना, ये सी एंड डी। अनदर फॉर्म वगैरह कुछ नहीं, ये सब नहीं है, अनदर फॉर्म वगैरह नहीं। एक बार एक का क्वेश्चन करते हैं, तो देखते हैं। फाइंड सी ऑफ एलिमेंट, ये मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, तो मैं करके दिखा रहा हूँ बस, सॉल्यूशन रीड कर रहा हूँ। कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल तो होगा ही यार 1 से 3 में, क्यों, क्योंकि रूट एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है, और एक्स को 1 करो तो अब वो हरकत हो रही है, ये रूट एक्स है, ठीक है ना। तो 1 से 3 के बीच में कंटिन्यूस है, डिफरेंशियबल है, 1 पे डिफरेंशियबल ना भी हो तो चलेगा। ये देखो तो, मैं पूछूं तुमसे, इज रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल इन दिस करके, तो क्या बोलोगे तुम, इज रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल इन दिस थिंग, इन दिस क्वेश्चन। हाँ। ठीक है, हाँ रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है, ठीक है। अच्छा, एक बहुत घिनौना मजाक इंग्लिश का क्वेश्चन इसी में पूछा जाता है मैथ से, ठीक है। वो सुनो क्या क्वेश्चन पूछता है, रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल, थ्योरम एप्लीकेबल, अच्छा, वो बोलेंगे, बहुत टाइम नहीं पास करूंगा, वो बोलेंगे कि ये क्वेश्चन देखो तो, कि ये क्वेश्चन में रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है क्या,
नहीं है सर। रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अब वो बोलेंगे लेकिन फिर भी तो एफ डैश सी एक मिल जा रहा है तुम्हें, फिर भी एक ऐसा सी मिल जा रहा है जहां पे एफ डैश सी जीरो है। तो तुम बोलना ठीक है ना, कोई बात नहीं, असर्शन रीजन में पूछेंगे इतनी बात को, वो बोलेंगे कि इफ एफ डैश सी इक्वल टू जीरो एंड सी बिलोंग्स टू ए से बी, समझ रहे हो, देन रोलेस थ्योरम इज, देन रोलेस थ्योरम मस्ट सेटिस्फाई। सही है क्या स्टेटमेंट? नहीं। समझ रहे हो ना? अगर ऐसा है तो फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस या फिर फंक्शन मस्ट बी डिफरेंशिएबल, वो सब बातें सही नहीं है, ठीक है। यही गंदा मजाक करते हैं वो। ये तो आ सकता है तो कुछ भी कारण से आ रहा होगा, ठीक है, ये कुछ कारण से आ रहा होगा। यही मैं बोल रहा हूँ, मैथ्स में जिस इफ देन दिया है तो उसको देन साइड से जनरलाइज मत करो, ठीक है, देन साइड से जनरलाइज मत करो। जरूरी नहीं है उसका इनवर्स भी ट्रू हाँ हो। हाँ, यही बात को याद रखना, इस चैप्टर में ना यही असर्शन रीजन पूछता है जेई मेंस में। ये जीरो है तो क्या रोलेस थ्योरम वैलिड है? नहीं, किसी भी कारण से जीरो हो सकता है ये, ठीक है। कॉन्टिन्यूएशन डिफरेंशिएबल यस, ग्राफ बना करके दिखा देंगे सीबीएसई में, ठीक है, या फिर प्रूफ करके दिखा देंगे। अब एफ डैश सी इसके बराबर है ना, देखो यहाँ पे ये फंक्शन लिखने आना चाहिए इस बार से। रोलेस थ्योरम में तो लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि जीरो दिया था खुद ही उसने, ऊपर वाला पार्ट ही बराबर थे इसलिए। अब ये लिख लिए तुम। अब एफ ऑफ थ्री निकालना होगा तुम्हें प्रॉपर। एफ ऑफ थ्री कितना है यहाँ से? √2। एफ ऑफ वन कितना है वहां से? 0, और नीचे में है 2, ठीक है। एफ डैश सी 1/2 रहे, ठीक है। ऐसा कौन सा सी है? √2 सर। 1/2 है ना, तो ऐसा कौन सा सी है? तो एक बार तुम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेना पहले तो। हट जा भाई, जल्दी और इतना इक्वल टू 1/√2 आना चाहिए। ऐसा कौन सा सी है? एक्स की जगह पे सी डाल दिया इन्होंने, उन्होंने बोला एक्स, एक्स में नहीं खेलना चाहते, सी में खेलना चाहते हैं, ठीक है। तो जो √2 आ जाएगा शायद यहाँ पे, तो सी की वैल्यू 3/2 आ जा रही है इससे। देख लेना सॉल्व करके इसको। समझ गए हो क्या कैसे निकालना है, वेरीफाई कैसे करना है? ये वाला तो तुम फंक्शन से निकालोगे और ये वाला डिफरेंशिएशन वाले साइड से निकालोगे। ये फंक्शन से, इसमें डिफरेंशिएशन का कोई रोल नहीं है इस वाले एस्पेक्ट में, और ये वाले पार्ट में डिफरेंशिएट किए हुए हो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को देखो, ये नहीं रहेगा एग्जाम में, ठीक है, ये नहीं दिया हुआ है तो कैसे सोचेंगे ये उसी का क्वेश्चन करके। क्या क्या हिंट है कि हमें एलएमबीटी सोचना है, दैट इज द थिंग विच यू हैव टू डेवलप। ठीक है, सर इसमें फंक्शन को ही cos x ले लेंगे ना, और a से b में देखेंगे। रुक जाना यार, किसी को टेक्स्ट करना है क्लास 9 के लिए, बोलना है 5 मिनट रुक जाओ। ठीक है, अब देखो, प्रूफ दैट कुछ दे रखा है, कुछ दे रखा है, उसको लेस देन दे रखा है उन्हीं पॉइंट्स के, ये ना, ये तुम्हारे लिए हिंट है, इसी का माइनस दिया होगा, बस इतना ही हिंट है और कोई हिंट नहीं है, ठीक है। तो तुम्हें वाकई में हमेशा क्वेश्चन को ऐसे शुरू करना होगा प्रूफ करने के लिए। ये प्रूफ करने के लिए तुम्हें कभी भी उसमें नहीं आएगा ना, क्या बोलते हैं, सीबीएसई में, ठीक है। या फिर पूछ भी सकता है एकदम सिंपल फंक्शंस के लिए, तो सिंपल फंक्शन से तो प्रैक्टिस कर लेंगे, बट जेई एडवांस में पूछा जाता है ये चीज़, ठीक है। कुछ कंडीशन दे देगा, सीधे स्टेटमेंट डालेगा, तो तुम्हें हमेशा कंसिडर से चालू करना है। कंसिडर, तो क्या कंसिडर कर सकते हो जिसमें एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी अपॉन ए माइनस बी करो, तो एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी खुद ही बता रखा है, क्या सोच सकते हैं, तो कॉस एक्स सोच सकते हैं, ठीक है। तो सोच लिए कॉस एक्स
समझ रहे हो, कॉस बी माइनस कॉस ए अपॉन बी माइनस ए कर रखा है इन्होंने, और वो किसके बराबर होना चाहिए? कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? जो तुमने एफ एक्स लिया है ना, उसका डिफ्रेंशिएशन भी तुरंत तुम्हें सोच करके रखना है वहीं पे ही, तो आ जा रहा माइनस साइन एक्स। ये किसके बराबर होना चाहिए? कोई एफ डैश सी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद इसने मॉड वॉड लगाया, और मॉड लगाने के बाद बस बोल रहा है कि ये जो चीज़ है वो हमेशा लेस देन वन ही होगी ना, मॉड ऑफ साइन सी। समझ रहे हो किस लेवल तक जाना है हमको? हम साइन से सोचेंगे, फिर साइन को सोचेंगे, अरे यार साइन से वन कैसे प्रोड्यूस हो सकता है। जब भी ये यहाँ पे दिया हो तो उसको नीचे में इमेजिन करना ना, हमेशा नीचे इमेजिन करना और सोचना कि ये वन आ रहा है, ठीक है। अभी तुम्हें लग रहा होगा सोच ले रहे हैं करके, ऐसा नहीं होता बस। अब ये वन कैसे आएंगे सोचना, साइन वगैरह से, तो साइन वगैरह से वन तब लाओगे जब उसके मॉडुलस के बारे में कुछ कमेंट कर दोगे। ये क्वेश्चन को घर पे एक बार ट्राई करना, ये क्वेश्चन को घर पे ट्राई करने से पहले चलो देख ही लेते हैं। लेट एफ एक्स बी ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन। एक बार क्वेश्चन खुद रीड करके एक मिनट ट्राई करोगे, लैंग्वेज से फेमिलियर हो। प्रूव हो जाएगा ये तुमसे। टू एक्स लेंगे ना सर? हाँ, देखो इसको ना सॉल्व करने का दो तरीका होता है। वही, या तो तुम यहाँ से जो हिंट मिल रहा है ना, वहां से लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू एक्स ले लो। समझ रहे हो, अगर फंक्शन ढूंढ लेता तो उससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती है, ठीक है। बट ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है दोस्त, ठीक है। तो ये एफ एक्स जब तुम ऐसे लोगे तो ट्वाइस डिफरेंशिएबल तो नहीं होगी, ठीक है। इसलिए कई बार सर ऐसे ट्वाइस सोचो। डिफरेंशिएबल मतलब दो बार डिफरेंशिएशन के बाद भी एक्स जैसा कोई वैल्यू रहना चाहिए, या कोई कांस्टेंट भी रह सकता है कांस्टेंट रह सकता है। और जीरो नहीं रह सकता? नहीं, जीरो भी रह सकता है। बस वो ऐसा नहीं कि पहले तो फिर डिफरेंशिएशन के तो बाद ही टू जीरो एक्स आ हुआ गए। ना, तो टू एक्स तो हुआ ना। तो बस हाँ यार, टू एक्स हुआ, सॉरी गलती कर दी मैंने। ठीक है, टू एक्स हो सकता है। बस ऐसा हो कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन में जीरो मत आ जाए वो, ठीक है। तब वो ट्वाइस डिफरेंशिएबल आ जाएगा, ठीक। ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, मैं गलत बोल दिया था। ट्वाइस डिफरेंशिएबल, टू एक्स ले गए, ठीक है। इन एनी केस अगर ऐसा नहीं भी होता तो यहाँ से हम लोग को हिंट मिल जाता है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तुम सोच सकते हो कि इसमें स्लोप को जीरो तो नहीं बोल रहे, तो एल एम बी टी के बारे में बात कर रही है, एल एम बी टी के बारे में बात कर रहे हो तो पक्का एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन वन माइनस जीरो से सोच सकते थे। टू माइनस जीरो अपॉन वन माइनस जीरो, तो टू तो रहेगा ही कभी ना कभी, सही बात है। सिमिलरली यहाँ पे वन से टू के बारे में बात कर रहे हैं, फोर माइनस टू अपॉन टू माइनस वन, ये एफ ऑफ टू माइनस एफ ऑफ वन अपॉन टू माइनस वन है ना। तो ये रहना चाहिए एक बार, तो टू आ जाना चाहिए स्लोप, तो ये भी बोल दिया इसने, ठीक है। ओके, अब इसको कैसे प्रूव करोगे सी वाले पॉइंट को?
एफ डबल डैश जीरो होना चाहिए ना, तो एफ डैश के बारे में सोचो तुम, समझ रहे हो, एफ डबल डैश जीरो है बोल रहे हैं, तो एफ डैश माइनस एफ डैश अपॉन वो, अगर जीरो आ जाता है, जीरो से टू के बीच में, ठीक है, तो एफ डैश जीरो कितना, नहीं पहले पूरे पागल ही कर देंगे। सुविधा हो सकता है, देखो ठीक है, इसको प्रूफ मतलब क्वेश्चन रेट करके समझ तो आ रहा है कि ये ट्रू तो है, इसलिए क्योंकि ये दोनों बराबर तो हो सकते हैं जो डिफरेंशिएशन हैं, क्योंकि बराबर स्लोप वाले वैल्यूज एग्जिस्ट तो कर रही हैं, समझ रहे हो, बट ये एग्जैक्टली टू और जीरो पे ही हो रहा है ऐसा नहीं कह पा रहे हैं, बिकॉज ये स्लोप किस जगह पे एग्जिस्ट करे ये नहीं कह पा रहे हैं हम लोग, समझ रहे हो ना, किस जगह पे एग्जिस्ट करे वो नहीं कह पा रहे हैं, तो उसके ये तो इससे प्रूव होगा फिर, इसका एफ डैश एक्स निकालना, फिर वो एफ डैश एक्स एट टू भी टू रहेगा, एफ डैश एक्स एट जीरो भी टू ही रहेगा, क्योंकि फंक्शन ही कांस्टेंट है एफ डैश एक्स वाला, ठीक है, तो यहाँ पे ले करके ही बनाना पड़ेगा इसे आफ्टर टेकिंग द फंक्शन। चलो मैं ऐसा मानता हूँ कि चैप्टर खत्म हुआ, तुम्हारा होमवर्क है आज का, कहाँ से, 30 ईयर्स वाली जो बुक होती है ना, प्रीवियस 30 ईयर्स वाली, इसके मैं सॉल्यूशंस ना ट्राई करूँगा सेंड करने, मतलब क्वेश्चंस मैं ट्राई करूँगा सेंड करने की, ठीक है, बट तुम्हें आज इसके ऊपर में ना रोलेज एंड एलएमबीटी के ऊपर में कम से कम तुम्हें 30 प्रॉब्लम्स बनाने ही हैं, वरना समझो कि कुछ नहीं सीखा हमने इस चीज़ से, जब जब तुम क्वेश्चन देखोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि अच्छा ये तो क्वेश्चन बनाए बिना बनते ही नहीं करके, ठीक है, कम से कम 30 प्रॉब्लम्स बनाएंगे आज, और बहुत अच्छे से रीड करेंगे इस सोर्स से भी, और बहुत सारे सोर्सेस मैंने तुम्हारे ग्रुप में और डाल रखे हैं, डोंट टेक दिस टॉपिक वेरी लाइटली, ठीक है, देर इज 100% चांस ऑफ कमिंग वन क्वेश्चन, तो मैं बताता हूँ क्यों 100% चांस है से क्वेश्चन आने के, क्योंकि ना मैथ का जो स्ट्रेट अवे पोर्शन होता है, जैसे क्वाड्रेटिक सॉल्व करा देना या फिर मिनिमम मैक्सिमम निकलवा लेना, वो लोग क्या है जानते हो, वो लोग को प्रोसीजरल बोलता हूँ मैं, ठीक है, प्रोसीजरल क्वेश्चन से अलग होते जा रहा है अब जेई मेंस और जेई एडवांस, कोई रीजन बता सकता है कि क्यों प्रोसीजरल क्वेश्चन आजकल नहीं आते जो स्ट्रेट अवे क्वेश्चन होते हैं, आते ही हैं ऐसा नहीं कि नहीं रहेंगे, बट बहुत सारे क्वेश्चन नॉन प्रोसीजरल भी डालने की कोशिश करते हैं, क्या एम कर रहे होंगे वो लोग इस चीज़ के थ्रू, थिंकिंग बढ़ाने की। देखो टफनेस बढ़ा तो रहे हैं क्योंकि प्रोसीजरल नहीं पूछोगे, दिमाग लगाना पड़ेगा, बट वो लोग ट्राई करते हैं जो एज द पैनल इटसेल्फ सेज है ना, जो कंडक्ट कराते हैं वो बोलते हैं कि वो जेन्युइन स्टूडेंट्स को ढूंढ रहे हैं, नॉट कोचिंग मटेरियल को ढूंढ रहे हैं, ठीक है, जिनका खुद का जेन्युइन अप्रोच हो, ऐसा वो वर्ड बोलते हैं, ठीक है, जेन्युइन अप्रोच मतलब देखो जिसने कोचिंग कर रखी है उसको 30 प्रॉब्लम तो कराए दिए ही जा रहे हैं नॉर्मल क्वेश्चंस में, बट यहाँ पे तुम्हें खुद से सपोज करना पड़ रहा है ना, सपोज एफ ऑफ एक्स क्या होगा करके, तो ये सब स्किल जो है ना बहुत जेन्युइन बंदे के ऊपर ही आती है, मतलब वो जो जो थोड़ा स्किल्ड है उसमें, नेचुरल जिसका टैलेंट है, जिसने ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी है, ज़्यादा अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए वो इससे क्वेश्चन पूछते ही हैं, ठीक है, ये उनका ध्यान वो रहता है, जिसको ओरिजिनल बोलते हैं ना, ये स्टूडेंट ओरिजिनल है, ये कोचिंग मटेरियल नहीं है, सिर्फ सिर्फ कोचिंग मटेरियल नहीं है, कोचिंग लेना बुरी बात नहीं है।
ये शीट के सारे एग्जाम्पल्स वगैरह बनाओ। ठीक है, कंक्लूडेड।